गुड आफ्टरनून क्लास। इससे पहले वाली क्लास में कहाँ तक बता दिया था? काइटिन तक बताया था। ठीक है, आज बायोलॉजी में हमने फूड स्टोरेज बताया था, काइटिन की वॉल बनी होती, यहाँ तक बता दिया था। हम लोगों में जो फूड स्टोरेज होता है, जो मानव में, जो जंतुओं में फूड स्टोरेज होता है, वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है? हमें पूछा जाता है। ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। पेड़ पौधों में किस रूप में? स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। आ रहा ना समझ में? एनिमल्स में, जंतुओं में किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किस प्रक्रिया के द्वारा? ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा। याद रखना, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा। आया ना समझ में? अभी फूड स्टोर हो गया है, कोई चीज भी स्टोर हो जाए, मान लो तुमने कुछ भी स्टोर करके रखा है, तो किस लिए रखा है? जब जरूरत हो तो उसका उपयोग करने के लिए रखा है ना। अब हमको एनर्जी की जरूरत है, हमको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कहाँ पे है? ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट है। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट है। अब इसको जब दोबारा से हम एनर्जी लेंगे तो किस रूप में लेंगे? ग्लूकोज के रूप में। ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाए? ग्लूकोज में। जब ग्लाइकोजन से दोबारा ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, किसमें? ग्लूकोज में। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। फिर से जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, उस बीच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देख लो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये दोनों याद रखें। हम ग्लूकोज लेते, ज्यादा जब ग्लूकोज हो जाता है, जब शरीर में ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, प्रयोग थोड़ा करना है, काम थोड़े का है, हो गया ज्यादा। सारा समझ में? हमको गेहूं खेत में उगाने थे, हमको खाने के लिए गेहूं चाहिए थे, एक साल के लिए 1 क्विंटल गेहूं। ध्यान से सुनना, 1 क्विंटल गेहूं चाहिए थे, लेकिन खेत में हो गए 10 क्विंटल, तो 9 क्विंटल हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, नहीं करेंगे? स्टोर करेंगे। स्टोर रूम होते, उसमें स्टोर करते हैं, जब जरूरत होगी तब प्रयोग करेंगे। आ रहा ना समझ में? उसी प्रकार ग्लूकोज की जरूरत है 2%, मिल गया हमको 4%, तो 2% स्टोर होगा। और वो 2% किस रूप में स्टोर होगा? ग्लाइकोजन के रूप में। आ रहा ना समझ में? और ये जो ग्लूकोज है, ये क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजन बन जाएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा? ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा। फिर ये जो स्टोर्ड है ग्लाइकोजन, ये हमको प्रयोग करना है, तो हम ग्लाइकोजन प्रयोग नहीं कर सकते डायरेक्ट। हम क्या प्रयोग करेंगे? ग्लूकोज को प्रयोग करेंगे एनर्जी के लिए। फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कैसे होगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है टूटना। ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। आया ना समझ में? कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हेडिंग डालो, फैट, वसा, लिपिड, सब एक ही नाम है। हेडिंग डालो, फैट, हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा। लिख दे रहे वसा, फैट, लिपिड, सब एक ही नाम है। ध्यान से सुनना, जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे थे, उस समय हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट बना है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। बताया था ना? ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही बना है। ये भी क्या है? कार्बनिक मॉलिक्यूल है, ये भी कार्बनिक पदार्थ है। ये जो फैट है
देखो लिख दे रहे फैट भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। वहां भी तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखने को मिला था, नहीं मिला था, लेकिन उसमें फॉर्मूला क्या था? कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज मोनोसेक्राइड पढ़ाया था, उसका फॉर्मूला क्या था? C6H12O6 था ना यही फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा। मान लो हमने C6 कर दिया, H12 कर दिया, लेकिन O6 नहीं होगा, यहाँ पे O3 होगा। हो गया ना ऑक्सीजन कम। और जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तो ये उतनी स्पीड में एनर्जी नहीं दे पाता जितनी स्पीड में कार्बोहाइड्रेट देता है। आ रहा ना समझ में? कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, किस लिए? क्योंकि वहां पे कितने थे? वो 6 थे ना, 6। इससे भी एनर्जी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में कितनी एनर्जी देता था? 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से सुनना, क्या फैट से एनर्जी नहीं मिलती? फैट से कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी मिलती। देखना, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी मिलती थी? 4.1 किलो कैलोरी, इतनी कार्बोहाइड्रेट से मिलती थी। लेकिन कैसे मिलती थी? इंस्टेंट मिलती थी। इंस्टेंट मतलब तुरंत मिलती थी। इससे देखना कैसे मिलेगी। फैट से एनर्जी देखो, फैट की बात कर रहे हैं। फैट के 1 ग्राम में कितनी एनर्जी मिलेगी? इससे 2 गुनी, 9.1 किलो कैलोरी। उससे ज्यादा मिल रही नहीं मिल रही? यहां पे 4.1 और यहां पे एनर्जी मिलेगी 9.1, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगी। लेकिन तुरंत नहीं। क्यों तुरंत नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी है तो तुरंत एनर्जी नहीं मिलेगी, देर से एनर्जी मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि फैट जो है वो एनर्जी का स्टोर हाउस है। क्या बोलते हैं? एनर्जी है हमारे पास। हमने जब भी फैट लिया तो हमने एनर्जी लिया, हमने जब फैट खाया तो एनर्जी लिया, लेकिन वो एनर्जी तुरंत नहीं मिलेगी, वो देर से मिलेगी। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं कि फैट खाओगे तो, बायोलॉजी वाले क्या बोलते हैं? फैट को बोलते हैं स्टोरेज। इसी फैट को क्या बोलते हैं? स्टोरेज ऑफ एनर्जी। एग्जाम में पूछा जाता है स्टोरेज ऑफ एनर्जी किससे होती है? फैट से होती है। कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जैसे खाया तुरंत एनर्जी, जैसे खाया तुरंत एनर्जी नहीं मिलेगी, थोड़ी देर से मिलेगी। अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो फैट खाना, कभी खाना है तो फैट खा लेना, घी खा लेना, तेल खा लेना, एनर्जी नहीं मिलेगी। तुमको नहीं लगेगा कि हमने खाना खा के ऊर्जा प्राप्त की, थोड़ी देर के बाद एनर्जी मिलेगी। आया समझ में? एकदम क्लियर है? नहीं क्लियर? ये किससे मिलते, किससे बनते? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बनते। लिख लो, सामान्यतः चिकनाई में पाए जाते हैं। फैट किस में पाया जाता है? चिकनाई में। चिकनाई समझते हो ना? तेल, घी, डालडा, देखो यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है नहीं है? तो ये क्या है? कार्बन युक्त पदार्थ है नहीं? ये भी कार्बन युक्त पदार्थ है। किसमें देखा जाता है फैट?
फैट के एग्जाम्पल तेल, घी, डालडा, टमाटर, गाजर, प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख दिया आगे ETC एक्सेट्रा। कई जन टमाटर वगैरह खाते हैं, वो सोचते फैट नहीं मिलता, टमाटर से भी फैट मिलता है, गाजर में भी फैट होता है। आ रहा ना समझ में? तेल में तो सब जानते हैं, तेल में तो बच्चा भी जानता, बता देगा हाँ इसमें फैट होता है। घी में तो बच्चा भी जानता है फैट होता है, और डालडा में तो बच्चा भी जानता है, लेकिन टमाटर में और गाजर में नहीं जानता है, प्राकृतिक रबर में नहीं जानता। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा। समझ में आया? फिर लिखो, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए पाचन शीघ्रता से नहीं होता है। कई बार नहीं सुना है कि फैट वाली चीज खा लोगे तो फिर जल्दी पचेगा नहीं, है ना? ऐसे नहीं सुनते हो? उबली चीजें जो खाते हैं, आलू उबली खा ली, कार्बोहाइड्रेट पे ज्यादातर ले लिया, फटाक से पच जाएगा। लेकिन बड़ा तला भुना अगर खाओगे, बहुत तला भुना हुआ, तो फिर पचेगा नहीं इतनी जल्दी, वापसी आता है, डकार आने लगती है। इतनी आसानी से तेल युक्त चीजें नहीं पचती। जो तेल युक्त नहीं होती, जिसमें तेल की मात्रा कम होती है, वो चीजें जल्दी पच जाती है। आ रहा ना समझ में? और जब जल्दी से पचेगा नहीं तो जल्दी से क्या एनर्जी दे देगा? जब पच नहीं रही चीज, पाचन नहीं जल्दी हो रहा, तो जल्दी एनर्जी भी तो नहीं मिलेगी। और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसके फॉर्मूले में इस ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और ऑक्सीजन ही क्या करवाता था? गिर के ऑक्सीजनीकरण, ऑक्सीडेशन करता था, जिससे मॉलिक्यूल क्या होता था? टूटता था, और टूट के एनर्जी मिलती थी। अब उसमें ऑक्सीजन की कमी, अब जब वो गिरेगा मॉलिक्यूल पे तो वो पिचक जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो एनर्जी भी तुरंत नहीं मिलेगी, धीमे धीमे टूटेगा तो धीमे धीमे एनर्जी मिलेगी। आया ना समझ में? 1 ग्राम में कितने किलो कैलोरी एनर्जी मिलती? 9.1। 1 ग्राम फैट में 9.1 किलो कैलोरी मिलती है, 1 किलो कैलोरी मिलती है। ना समझ में? जबकि कार्बोहाइड्रेट में कितनी मिलती? 4.1 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट में। ये फैट भी, ये जितने भी फैट होते हैं, ये जल में घुलनशील नहीं होते। कभी भी ध्यान करना, तुम तेल देखना, तेल को पानी पे डाल देना, वो पानी में घुलेगा नहीं, सरफेस पे क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा। कभी देखा नहीं देखा? घी वगैरह भी डाल दोगे तो वो ऊपर की तरफ तैरता रहेगा, पानी में नहीं घुलता है। आ रहा ना समझ में? लेकिन ये घुलते किसमें? ये इंपॉर्टेंट है, ये ईथर और बेंजीन में घुल जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये फैट जल में आघुलनशील का मतलब घुलेंगे नहीं, आघुलनशील होते हैं, जबकि ये बेंजीन एवं और ईथर में, बेंजीन, ईथर और भी कई सारे पदार्थ हैं, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बेंजीन और ईथर में घुलनशील होते हैं, बेंजीन और ईथर में घुलनशील होते हैं। आ रहा समझ में? क्लियर है यहां तक?
सभी को ध्यान से सुनना। हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल और दूसरे कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, दो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल आपस में चिपकते कैसे? निर्जलीकरण की प्रक्रिया। और जिस बंध से बंध जाते हैं उस बंध को क्या बोलते थे? उस बंध को क्या बोलते थे? ग्लाइकोसाइडिक बंध बोलते थे ना। और ये जिस बंध से बनते, एक वसा का मॉलिक्यूल दूसरे वसा के मॉलिक्यूल से जब बंधेगा तो वो एस्टर बंध से, एस्टर बॉन्ड या एस्टर बंध से बनता है। ध्यान से सुनो। 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड लिखा हुआ है, देखो 20 अमीनो अम्ल क्या बनाते हैं? एक वसा का मॉलिक्यूल बनाते हैं। 20 मिलके क्या बनाते हैं? एक वसा का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ध्यान से सुनना। और ये जो वसा का मॉलिक्यूल है, जो वसा है, वसा आपस में एस्टर बंध के द्वारा बंधा होता है। एस्टर बंध के द्वारा बंधे होते, एस्टर बॉन्ड भी बोलते। एक वसा का मॉलिक्यूल, देखो इधर देख लो, ये एक है वसा, ये एक वसा मॉलिक्यूल हमने कह दिया, एक वसा का मॉलिक्यूल। ये दूसरी वसा का मॉलिक्यूल है, दूसरी वसा का मॉलिक्यूल है। दो हो गए ना मॉलिक्यूल, एक ये और एक ये दोनों आपस में बंधेंगे कैसे? एस्टर बंध के द्वारा, एस्टर बॉन्ड या फिर हिंदी में एस्टर बंध, एस्टर बॉन्ड के द्वारा। दिख रहा है? क्लियर हुआ? आगे देखो, वसा में अगर बेस मिला दो, हमने कहा ना वसा किससे बनता है? एसिड से बनता है, 20 अमीनो एसिड से बनता है, अम्ल कहते हैं हिंदी में। लेकिन इसमें अगर बेस मिला दो, बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षार। क्षार वो भी कौन सा? NaOH मिला दो इसमें, तो इसमें हो जाएगा साबुनीकरण, सपोनिफिकेशन, और बन जाएगा साबुन। साबुन लगाते हो, घड़ी साबुन, लक्स, लाइफ बॉय, वो कैसे बनाए जाते हैं? फैट को लेते हैं और फैट में क्षार मिला देते, वो भी क्षार कौन सा? NaOH मिला देते, फिर क्या बन के निकलता है? साबुन बन जाता है। देखना कैसे। हमने कहा वसा में, ये वसा है, वसा में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे अमीनो एसिड, आए ना समझ में? बहुत सारे बोले तो 20 अमीनो एसिड मिलके एक वसा का निर्माण करते हैं। ठीक है, वसा है यहाँ पे, वसा में हमने प्लस कर दिया क्या? NaOH। ये NaOH जो है ये क्या है? बेस। और ये वसा क्या था? एसिड। ठीक है, ये जब इसमें मिक्स कर दिया तो ये क्या हो गया? सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन इसको बोलते हैं, या फिर हिंदी में साबुनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। देखो ये प्रक्रिया हो गई साबुनीकरण। कितना सरल है साबुन बनाना, और बन गया क्या? साबुन। साबुन तो सब लोग जानते हैं, सुबह सुबह नहाने में यूज होता है।
इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आया ना समझ में? बन गया साबुन। ऐसे बना सकते हो घर पे साबुन। NaOH ले लो और फैट ले लो। डालडा भी तो कभी, डालडा भी देखा है ना, डालडा भी तो फैट होता है, वो भी तो फैट होता है, साबुन जैसा लगता है, नहीं लगता डालडा? वैसे ही साबुन उससे थोड़ा कठोर होता है, वो साबुन बन गया, साबुनीकरण प्रक्रिया हो गई। अब लिखो, कई सारे सरल वसा होते हैं, सिंपल फैट। एग्जांपल लिखो, सिंपल फैट। जैसे अपने कान में ईयर वैक्स होता है, खूंट जिसको कहते हैं, सिंपल फैट। सिंपल फैट एग्जांपल देखना, पहला क्या बताया? ईयर वैक्स। ईयर वैक्स सब लोग अवेयर हुए ईयर वैक्स से। कभी कभी देखा होगा, पूर्वज जो होते, जो बूढ़े व्यक्ति होते, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो क्या लेते हैं, एक तिल्ली ले लेते हैं और दिन भर उसमें, वो देखा होगा रेड कलर का जो निकलता है, उसको बोलते हैं ईयर वैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको निकालना नहीं चाहिए। जब भी ये ज्यादा हो जाएगा ना, ये अपने आप निकल जाता है, अपने आप बाहर आ जाएगा, उतना निकाल के फेंक दो। लेकिन वो लोग उसको अंदर ही नहीं रखना चाहते, मजा आता है उनको, मजा आता है उसको, बार बार कुछ ना कुछ करने में मजा आता है। वैसे ही कई बार क्या हो जाता है, कान का जो पर्दा होता है वो फट जाता है, या फिर तिल्ली डालते हो जिधर मसाला होता है, फास्फोरस होता है उसमें, वो रिएक्शन कर जाता है, कई बार इन्फेक्शन फैल जाता है। कई जनों को देखा होगा, बच्चों में भी, बच्चे भी कई बार क्या करते हैं, बूढ़ों को देखते हैं और उठा के वो तिल्ली लगा लेते कान में और बहुत ज्यादा अंदर कर देते हैं, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। वो नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? ईयर वैक्स फैट होता है, आ रहा ना? इस फैट को कहते हैं सीरोमिन फैट। जो ईयर वैक्स में होता है उसको सेरुमिन फैट बोलते हैं, स्टार लगा लो। जो कान में खूंट होता है, जिसको इंग्लिश में ईयर वैक्स कहते हैं, वो कौन सा फैट होता है? सिंपल फैट। नाम क्या होता है? सीरोमिन फैट। क्लियर है? पक्षियों के पंख में फैट होता है, वेदरी पर होते हैं, पक्षियों के पंख में भी फैट होता। हमने कहा फैट जो है वो पानी में घुलनशील नहीं होता। कभी कभी देखा होगा, पानी, बारिश हो रही बहुत तेज, लेकिन पक्षी उड़ते निकल जाते हैं, उनके पर पे पानी तो गिरता है लेकिन वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि फैट जो है पानी में घुलनशील नहीं होता। अगर वो फैट के ना होते तो उनके पर भीग जाते और वजन बढ़ जाते, वो उड़ नहीं पाते। इसीलिए भगवान ने उनके परों को कैसा बनाया? सिंपल फैट का बनाया। और वो जो पर होते हैं वो लिनोलिन फैट के बने होते हैं। लिख लो, पक्षियों के पंख में भी लिनोलिन फैट होता है, लिनोलिन फैट। पेट्रोलियम, कई बार वासलीन वगैरह देखा होगा जो जाड़े के वक्त लगाई जाती है, उसमें लिखा होता क्या? पेट्रोलियम जेली लिखा होता बड़े बड़े अक्षरों में। जो विदेशों से पेट्रोल मंगाया जाता है ना, उसको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई मतलब उसमें से अच्छा तेल निकाल लिया जाता है। फिर जो कचरा बचता है उसको क्या करते हैं? वो जो कचरा बच जाता है ना, उसी से क्या बनाते हैं? एक मोम बनाते हैं, मोम जैसी संरचना बनाते हैं, उसको पैराफिन मोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन मोम। पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त
मोम को क्या बोलते? पैराफिन मोम। पैराफिन मोम, उसी को हम लोग क्या यूज करते हैं? ग्रीस कहते हैं, सेटर वगैरह में लगाई जाती है, चिकनी होती, और हर चिकनी चीज फैट नहीं होती, लेकिन ये चिकनी चीज क्या है? फैट है। ग्रीस वगैरह नहीं देखी जो सेटर वगैरह में लगाई जाती, लोहे में लगाई जाती, वो पैराफिन मोम होता है, पेट्रोलियम से निकाला जाता है, ठीक है। कई बार मधुमक्खी जो होती है उनके छत्ते निकाले जाते हैं, और छत्ते को भी क्या बोलते हैं? मोम बोलते हैं, उसको मधु मोम बोलते हैं। मधु मोम में भी फैट होता है, मधु मोम में भी। ये जो मधु मोम होता है इसमें प्रोटीन नहीं होता, क्या होता है? फैट। वो भी कौन सा? सिंपल फैट। आगे समझ में? हेडिंग डालो प्रोटीन। फैट बता दिया, अमीनो एसिड फैट में बता दिया था, अमीनो एसिड फैट में बता दिया था, कंफ्यूज हो गए थे। अमीनो एसिड से कई सारी अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। फैट में कंफ्यूज, फैट में लिख दिया था, करेक्ट कर लो। कई सारी अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है, उसमें से भी 20 अमीनो एसिड, उसमें भी 10 एसेंशियल होती है और 10 नॉन एसेंशियल होती है। जो एसेंशियल होती है वो उनको खाने से मिलती है, जो नॉन एसेंशियल होती है वो अपने आप शरीर में बन जाती है, सब आगे बताएंगे, ठीक है। उसमें कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पे प्रोटीन की जगह प्रोटीन समझ गए थे। फैट वाले में नहीं होगा अमीनो एसिड, ठीक है, और सब वही रहेगा, साबुनीकरण की प्रक्रिया भी वैसी ही रहेगी, वो सब सेम रहेगा, ठीक है। अब डालो प्रोटीन। प्रोटीन को हिंदी में भी क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन हमारे जो शरीर में जाता है, शरीर में हम क्या क्या चीजें खाते हैं तो पाते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाते हैं, फैट पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट निपटा दिया, फैट निपटा दिया, अब किसका एक नंबर? प्रोटीन का नंबर। प्रोटीन जब भी शरीर में जाता है तो ये क्या करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कई बार जिम वालों के मुंह से सुना होगा जो बॉडी सॉडी बनाते हैं, वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या लेनी है? प्रोटीन लेनी है। मसल डेवलपमेंट में सहायक कौन होता है? प्रोटीन होती है। जो भारी बल्कि शरीर तुमको दिखते हैं, कई सारे कट्स वाले और जबरदस्त शरीर जो दिखते हैं वो प्रोटीन की होते हैं। जो दिखते तोन जैसे शरीर है ना, वजनदार, वो फैट वाले शरीर होते हैं। प्रोटीन वाले बॉडी बिल्डर्स को देखा है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट नहीं लेते, क्योंकि फैट से एनर्जी मिलती है लेकिन बहुत समय के बाद एनर्जी मिलती है। प्रोटीन से भी एनर्जी मिलेगी, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी, फैट से देर से एनर्जी, प्रोटीन से भी एनर्जी, लेकिन उतनी देर में नहीं जितनी फैट से मिलेगी। इसमें भी एनर्जी, ऊर्जा इसमें भी मिलेगी। ये भी किससे बना होता है? ध्यान से सुनना। प्रोटीन का भी निर्माण किससे होता है? CHO इसमें भी है, इसमें भी है कार्बन, तो इसको क्या कहलाएंगे? कार्बनिक पदार्थ, इसको भी बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। लेकिन इसमें प्लस क्या हो गया? नाइट्रोजन। क्या प्लस हो गया? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर प्लस फास्फोरस प्लस सल्फर। ये फास्फोरस और सल्फर ना याद रहे तो काम चल जाएगा, लेकिन हमको
ये याद रखना पड़ेगा, C होता है, H होता है, O और N। क्लियर है यहां तक सभी को? अब लिखो, कई सारे अमीनो एसिड के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। कई सारे बोला है मतलब 20 अमीनो एसिड के जुड़ने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर है यहां तक? हमने यहां पे कहा जुड़ने से, ये भी जुड़ेगा। देखा ना, कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा, ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ा। जुड़ने का मतलब समझ रहे हो, कोई जोड़ने का काम कर रहा है, कोई फेविकोल का या फेविक्विक का काम कर रहा है। जो कार्बोहाइड्रेट में फेविकोल का काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक फेविकोल या ग्लाइकोसाइडिक बंध। जो फैट में काम कर रहा था उसको क्या बोला? एस्टर फेविकोल या एस्टर बंध। जो इसमें काम कर रहा है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध। ठीक है, इसमें जो दो प्रोटीन को जोड़ने का काम कर रहा है, एक प्रोटीन और एक प्रोटीन, उसको क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। ध्यान से सुनना, इधर लिखा C, इधर H, फॉर्मूला लिखना है इसका। दिख रहा है? ये हाइड्रोजन है, कार्बन है। हमने कहा ना कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। देखो है ना, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। क्या बच गया अभी? ऑक्सीजन बचा है, ऑक्सीजन भी होगा, इस रूप में होगा ऑक्सीजन। दिख रहा है? ये है एक मॉलिक्यूल, प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है। ये जितना भी बनाया है ये कितना है? एक प्रोटीन। दिख रहा है ना, एक प्रोटीन। अब दूसरा भी प्रोटीन बनाना पड़ेगा। ये दिख रहा है दूसरा प्रोटीन, दिखा ना दूसरा प्रोटीन, ये हो गया दूसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब ये दोनों आपस में बंधेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनेगा? निर्जलीकरण की प्रक्रिया से, वाटर निकलेगा इसमें से। देख लो, इधर देखो H है, O है, इधर से भी निकलेगा एक H एक O, तो हो गया ना H2O। दिख रहा है ना H2O। इधर दो H है, एक H निकाल दो इधर से, ठीक है, और एक H निकाल दिया इधर से, एक O निकाल दिया इधर से, तो पूरा का पूरा क्या निकल गया? H2O। और जब भी पानी निकलेगा तो उसको क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन बोलते हैं ना। डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया होगी और बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? एक अच्छा सा बॉन्ड बंध बन जाएगा। इस बंध को बोलते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड। लिखो, पेप्टाइड बॉन्ड। 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलेंगे तब बनता है क्या? 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलते हैं। और जब प्रोटीन आपस में बंधते
तो निर्जलीकरण की प्रक्रिया से। और कौन सा बंध? पेप्टाइड बंध। आ रहा समझ में? क्लियर हुआ? इसमें जो 20 प्रकार के हमने अमीनो एसिड बताए ना, 20 प्रकार के अमीनो एसिड के मिलने से बनता है 10 जो अमीनो एसिड है, 10 अमीनो एसिड वो शरीर खुद बनाता है अपने आप, खाने से नहीं बनते, अपने आप ही वो बन जाते हैं शरीर में। लेकिन तो जो 10 होते हैं प्रोटीन, जो 10 अमीनो एसिड होते हैं वो खाने से बनते हैं। जो खाने से बनते अमीनो एसिड 10, उनको बोलते हैं एसेंशियल, आवश्यक अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे? आवश्यक अमीनो अम्ल। और जो अपने आप बन जाते हैं, कोई भी चीज अपने आप हो जाए उसको इतनी अहमियत हम नहीं देते। आ रहा ना समझ में? नोट डाउन करो। नोट डाउन किया? क्लियर है यहां तक? पूरी दुनिया में अभी बताएंगे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा मिलता है और मानव में सबसे ज्यादा जंतुओं में कौन सा प्रोटीन मिलता है। अभी ये बताओ यहां तक क्लियर है नहीं क्लियर? 20 अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल। 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरी? 4.1। जितनी प्रोटीन जितनी कार्बोहाइड्रेट में मिलती उतनी एनर्जी मिलती। देखो हमने यहां तक बताया पेप्टाइड बॉन्ड तक क्लियर। 10 अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड, ये कौन से हम बता रहे हैं? नॉन एसेंशियल, नॉन, जो हमें आवश्यक नहीं है। गैर आवश्यक, जिन पे हम गौर नहीं करते, वो 10। ये हमें 10 कहां से मिलते? अपने आप शरीर बना लेता है। और जो 10 हैं ये हमें किससे मिलते हैं? भोजन से ये आवश्यक होते हैं। ये कैसे आवश्यक? टोटल कितने हो गए? 20 अमीनो एसिड से क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है। क्लियर? 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है। 1 ग्राम प्रोटीन अगर लोगे, हमने 1 ग्राम प्रोटीन ले ली तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 4.1 किलो कैलोरी। क्या मिलेगी? ऊर्जा। प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, ध्यान रहेगा ना? अब लिखो प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य बोले तो किनमें प्रोटीन होती है बताने जा रहे हैं। अंडे में प्रोटीन होती नहीं होती? ध्यान से लिखो। हमको अगर प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन के स्रोत लिखो। प्रोटीन के स्रोत। अंडे में, अंडा खाओ, प्रोटीन मिलेगी। कौन सी प्रोटीन मिलती है अंडे में? अल्ब्यूमिन प्रोटीन। सब में अलग अलग नाम की प्रोटीन होती है। अंडे में कौन सी?
एल्ब्यूमिन प्रोटीन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता, ध्यान से लिखना। अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दालों में भी प्रोटीन मिलती, दालों में प्रोटीन नहीं मिलती क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फिर उसमें प्रोटीन बनती, प्रोटीन दालों में मिलती, लेकिन कौन सी प्रोटीन मिलती ये इंपॉर्टेंट है, लिखो प्रोलेमिन्स, प्रोलेमिन्स। दालों में प्रोलेमिन्स प्रोटीन मिलती, ठीक है। फिर लिखो अनाजों में, अनाजों में, अनाजों में ग्लूटेनिन्स, अनाजों में ग्लूटेलिन्स प्रोटीन, ग्लूटेलिन्स प्रोटीन याद रहेगा ना। मटर में भी प्रोटीन होती है, मटर में फेसियोलिन, फेसियोलिन, मटर में फेसियोलिन प्रोटीन, दूध में कैसिन प्रोटीन, स्टार लगा लो इस पे, कैसिन प्रोटीन। दूध में कौन सी प्रोटीन? कैसिन प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देता है और बीमारियों से बचाता है। कैसे? एंटीबॉडी बना के, एंटीबॉडी बना के रोगों को दूर रखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्या बनाता है प्रोटीन? प्रोटीन हमारे शरीर में रोगों को, मतलब बीमारियों को आने से रोकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लियर है यहां तक? अब आगे वाले क्लास में यही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा प्रोटीन बचा है, अब प्रोटीन के बाद विटामिन बताएंगे, सारे विटामिन। क्लियर है? नोट डाउन कर लो।